वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाऊंगी बच्चों। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 90 पर चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है ओणम के रंग। तो बच्चों, ओणम जो है ना, एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। देखो यहाँ पर आपको दो नौकाएं दिख रही हैं और यहाँ पर इनकी दौड़ हो रही है। तो ओणम वाले दिन नौकाओं की दौड़ होती है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, ओणम से संबंधित बातें आपको अच्छे से पता चलती जाएंगी। ये चित्र ओणम के त्यौहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि नौकाओं की दो की आपस में दौड़ हो रही है। केरल राज्य का एक स्थान है जिसका नाम है आरन्मुला। आरन्मुला के अंदर बच्चों नौकाओं की दौड़ होती है ओणम वाले दिन। ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत सारे आकर्षण होते हैं, यानी कि नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के त्यौहार में और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। तो सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़ते हैं। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपते हैं और फिर अपने आंगन के अंदर पूकल्लम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं। इसी के साथ ही केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है कि बच्चे फूल तोड़ कर लेकर आते हैं, अपने आंगन को गोबर से लीपते हैं और फिर अपने आंगन के अंदर फूलों की बहुत सुंदर सी रंगोली बनाते हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। चारों तरफ खुशहाली और हरियाली नज़र आती है। पूर्वी दिशा में सहन पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं सूरज की रोशनी से, और समुद्र तट के रेत के कण दमकने चमकने लगते हैं सूरज की रोशनी पड़ते ही। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ के पत्ते लहलाने लगते हैं, यानी कि हल्की हल्की हवाओं के झोंके से क्या होता है कि नारियल के पेड़ के पत्ते लहराते हुए नज़र आते हैं। नदी का निर्मल यानी कि साफ और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है, देखने लायक मंजर होता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ खिले फूलों पर मंडराती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है, यानी कि प्रकृति भी ओणम बनाने की तैयारी कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रकृति खुश है। चारों तरफ एक अजीब ही सुहाना मौसम होता है। किसान उपज यानी कि अपनी फसल को काट चुके होते हैं और खलिहानों के अंदर धान भरे होते हैं। धान किसे कहते हैं बच्चों? चावल के पौधे को धान कहते हैं। आगे है पेज नंबर 92 पर आ जाते हैं। कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा क्या है कि प्राचीन काल में बहुत पहले महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका जो राज्य था पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था, यानी कि हर जगह उनका राज्य, ज़मीन में, स्वर्ग में, पाताल में, हर जगह उनका राज्य हुआ करता था महाबली राजा का। और उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुँचे और 3 पग भूमि की याचना की। समझ में आया कि एक दिन भगवान विष्णु राजा महाबली के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी, यानी कि इस छोटे से दान की तुरंत परमिशन दे दी और उसे 3 पग ज़मीन दे दी। तो महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। यानी कि जैसे ही उनको स्वीकृति मिली तो जो भगवान महाविष्णु थे, उन्होंने अपना वामन का जो रूप था वो क्या किया था? त्याग दिया था और भगवान के रूप में आकर, है ना, त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने दो पगों से स्वर्ग,
भूमि और पताल को नाप लिया और उनका तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी, यानी कि बाकी जगह नहीं बची थी। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सर झुका दिया। यानी कि उन्होंने जब अपने दो पैर एक पाताल के अंदर रखा और एक स्वर्ग में रखा और एक भूमि पर रखा, तो तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, तो महाबली राजा ने अपना सर झुकाकर भगवान महाविष्णु को अपना सर पर उनका पैर रखने की परमिशन दे दी थी, यानी कि उन्होंने अपना सर झुका दिया था। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया, यानी कि उनसे कहा कि तुम पाताल लोक का राज्य संभालोगे। महाबली ने पाताल जाने के लिए एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। तो देखो जो राजा थे है ना, उन्होंने क्या कहा भगवान से कि उन्हें साल में एक बार दुनिया में आने की परमिशन दी जाए ताकि वो अपनी प्रजा से, अपने लोगों से मिल सके। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें लगता है कि उनके राजा उनसे मिलने आते हैं। श्रवण महीने के श्रवण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। याद रहेगा आपको कि श्रवण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। देखो कैसा है ये लोकगीत, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़कर बताती हूँ। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाक नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं। क्या कहा गया है कि महाबली के राज के अंदर सभी लोग, सभी जनता एक समान थी। वहाँ पर गरीबी नहीं थी, धोखा नहीं था, झूठ नहीं था, जाली तराजू नाप में कमती नहीं, छल कपट का परपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रहे। यानी कि उस टाइम पर कोई भी झूठ फरेब नहीं होता था, गलत सामानों को नहीं तोला जाता था और हर कोई महाबली के राज के अंदर बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में आए कि तिरुवोणम के दिन सभी लोग महाबली के स्वागत में सुबह सुबह सवेरे तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथ से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों के अंदर जुट जाते हैं, जैसे कि फूल एकत्रित करते हैं, विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाते हैं। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाए जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोजन में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोज भी आयोजित किए जाते हैं। ओणम की वजह से बहुत बड़े बड़े भोज भी तैयार किए जाते हैं। प्रतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेल हैं जैसे कि तलपन तुकली या क्लिंटुगली में तथा ताश और शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम का त्यौहार एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरनमुला नामक स्थान पर यहाँ पर नौकाओं की प्रतियोगिता होती है और हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है, क्योंकि केरल का सुप्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली है। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद हटा दी जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादें और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ साथ फिर से दोबारा अपने कार्यों में लग जाते हैं। ओणम का त्यौहार इस तरीके से समाप्त होता है जब महाबली दोबारा पाताल लोक के अंदर वापस लौट जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है?
तो ओणम का त्यौहार श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र को मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो ओणम का त्यौहार महाबली नामक राजा की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिनका शासन सुख में और समानता से भरा हुआ था। कहा जाता है कि महाविष्णु ने वामन के रूप में आकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। आप कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो हम ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन जैसे कई त्यौहार मनाते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? पहले चौथा क्वेश्चन है कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है? तो मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन घर को दीपों और रंगोलियों से सजाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, चारों ओर खुशी का माहौल होता है। अब देखो 5वां क्वेश्चन है कि त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? तो इस आंसर को देखो, मैंने इस पेज पर लिखा हुआ है कि त्यौहार के दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, घर की सफाई और सजावट में भाग लेती हूँ। फिर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं जो मेहमान तथा घर के सदस्यों के लिए होते हैं। सब पूजा करके उत्सव भी मनाते हैं। अब देखो, बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है? तो देखो, जो सही विकल्प है उसके आगे आपको सूरज का निशान बनाना है। तो बच्चे आंगन में पूकल्लम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? तो अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का उन्होंने वरदान मांगा था। आगे है, तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद हटा क्यों दी जाती हैं? तीसरे दिन महाबली पाताल लौट जाते हैं, इसी वजह से इन कलाकृतियों को आंगन से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। पूकल्लम क्या है? फूल, पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंग से भूमि पर बनाई गई रंगोली है। इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। सेकंड है द्रोण पुष्प, तो इसे द्रोण पुष्प, इसे गुफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधों की गांठों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे होते हैं। तलपन तुकली, तलपन तुकली, तो ये एक खेल है। इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल के खिलाड़ियों द्वारा उनके सर पर फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसको लपक कर पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर है किलिन तट्टू कली। इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। कोकोट्टी कली, ये भी एक गेम है। ये तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम क्या है? दोनों लोकों को जीतने वाले विष्णु भगवान हैं, है ना। त्रिविक्रम, दोनों लोकों को जीतने वाले विष्णु भगवान। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाले पेज पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में लिखो। तो देखो, ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। खीर के बारे में चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है। इसमें सूखे मेवे भी डाले जाते हैं। खीर त्योहारों पर विशेष रूप से बनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? तो आप आंसर लिखोगे कि मेरे राज्य में दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में भी लोग घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। ये बातें ओणम से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है ओणम में गाए जाने वाले लोकगीतों में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? तो किन विशेषताओं का उल्लेख है? देखो, लोकगीतों में महाबली के शासन को एक आदर्श युग के रूप में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि
सब लोग एक समान थे, दुख दर्द छल कपट धोखा और अत्याचार का कोई नामो निशान नहीं था, हर जगह प्रेम और प्रसन्नता थी। आगे है बच्चों घ। पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। तो आंसर के अंदर लिखोगे आप घ आंसर को। जब महाबली पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। इससे पता चलता है कि वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे। आगे अगला क्वेश्चन है रा। पाठ में किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी करती है। तो बच्चों किन बातों से पता चलता है, यहाँ मैंने आंसर लिखा है। पाठ में बताया गया है कि वर्षा के बाद आकाश साफ हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सूरज की किरणें चमकती हैं, समुद्र और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं, तितलियाँ फूलों पर, यहाँ पर लिख देना फूलों पर, तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि प्रकृति भी ओणम, है ना, यहाँ पर है ओणम, ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके वो प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो आंसर होगा कि मैंने अपनी दादी जी से बात की, उन्होंने बताया कि जब वे छोटी थी तब सारे परिवार के लोग एक साथ त्यौहार मनाते थे, सब मिलकर पकवान बनाते थे और बहुत मज़ा आता था। इसी तरह पापा ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल में इनाम जीता था तब वो बहुत खुश हुए थे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को लिख देना। आगे है आपके घर के सदस्य आपकी किन किन बातों से प्रसन्न यानी कि खुश होते हैं। वे आपकी प्रसन्नता के लिए यानी कि आपकी खुशी के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे घर के सदस्य मेरी पढ़ाई में सफलता, अच्छे व्यवहार और मेरी कोशिशों से प्रसन्न होते हैं। वे मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनका कहना भी मानती हूँ। तो बच्चों दोनों ही आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग तरह के डांस हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, है ना, बिहू, भांगड़ा, नीचे की साइड है छऊ, कालबेलिया, गरबा, कुचिपुड़ी, लावनी, ओडिसी और मोहिनी अट्टम, है ना। हर डांस की एक फॉर्म दिखाई गई है यहाँ। पेज नंबर 100 पर आओ। क्वेश्चन है कि पाठ में आई उन पंक्तियों को चिन्हित करके लिखिए जिससे ये पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो देखो आंसर होगा कि किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि ओणम त्यौहार खेतों की फसल और उपज से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा करनी है और पता लगाना है कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देना कि छात्रों द्वारा चर्चा के बाद तैयार की गई खेतों की उपज से जुड़े त्योहारों की सूची, जैसे कि पोंगल, है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, मकर संक्रांति उत्तर भारत में, नुआखाई ओडिशा में, बैसाखी पंजाब में और बिहू असम में। बच्चों ये जितने भी त्यौहार हैं ना, ये खेती से संबंधित त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपज से जुड़े निम्नलिखित त्यौहार भारत के किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं। नीचे दिए गए रंगों के द्वारा उन्हें मानचित्र के अंदर आपको भरना है, जैसे कि ओणम पीला, है ना, ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, इस जगह पर, है ना, केरल के अंदर मनाया जाता है ओणम। लोहड़ी के अंदर लाल करना है, ये पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल के अंदर आपको हरा रंग करना है, ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। इसी तरीके से साड़केन के अंदर आपको नीला रंग करना है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। बिहू के बिहू, है ना, यहाँ पर भूरा रंग करना है, ये असम के अंदर मनाया जाता है। छठ के अंदर आपको नारंगी रंग करना है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। फुलदेई के अंदर आपको गुलाबी रंग करना है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है।
है ना। सभी स्टेट्स के बच्चों यहाँ पर आपको नाम भी लिखने हैं कि त्यौहार, और यहाँ पर इनके राज्य भी लिखने हैं और इनको कलर के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर कलर दिए हैं ना। ओणम के अंदर केरल में मनाया जाता है पीला रंग भरो, तो यहाँ पर मैंने पीला भरा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑरेंज भरा। आगे है पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे हैं और आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हल्की हल्की बयार के झोंके यानी कि हवा के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यों में हल्की, है ना, हल्की, ऊंचे और नन्हे शब्द का प्रयोग 2-2 बार किया गया है। अब इन सभी शब्दों का प्रयोग आपको केवल एक बार करना है और इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है, कैसे पढ़ोगे इसको? हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। अब अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य के अंदर किस प्रकार से, है ना, विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखो हमने इसे एक बार पढ़ा, हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफ़ेद द्रोण, तो इसमें एक हल्कापन है। अब जब हम इन्हीं लफ्ज़ों को, इन्हीं शब्दों को 2 बार पढ़ेंगे, हल्की हल्की, ऊंचे ऊंचे, नन्हे नन्हे, तो इससे जो सेंटेंस है ना वो दमदार बनेगा। तो आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस बनाकर लिखने हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे कि मीठी मीठी बातें दिल को भा गई, धीरे धीरे चलो फिसल सकते हो, लंबी लंबी सांसें लेकर बेशांत हुआ, छोटी छोटी बातों में वो खुश हो जाता है, रिमझिम बारिश में बच्चे झूम उठे। तो आप इस तरीके से ये सभी सेंटेंस आपको बनाकर अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं, जिनके अंदर 2 शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व दिशा में सहन पर्वत के पीछे जब सूरज निकलता है तो पश्चिम तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको वाक्य बनाने हैं। क्या क्या? चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। चमकना, रात में आसमान में तारे चमकते रहते हैं। मंडराना, मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर मंडराती रहती हैं। थमना, तेज़ बारिश कुछ देर बाद थम गई। आगे है, इस पाठ में आई विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण को छाट कर लिखने हैं। जैसे कि सफ़ेद, द्रोण, पुष्प। बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी भी जो वर्ड दूसरी चीज़ों की क्वालिटीज़ बताते हैं। जैसे कि खट्टे आम, आम की क्वालिटी क्या है? खट्टे, तो खट्टे शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। तो यहाँ पर आपको, है ना, वाक्यों इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों यानी कि विशेषण को छाट कर लिखना है और उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। जैसे कि सफ़ेद द्रोण पुष्प, तो बच्चे मूर्तियों को सफ़ेद द्रोण पुष्प से सजा रहे थे। किससे सजा रहे थे? सफ़ेद, है ना, सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे। ओणम के समय हवाएं कैसी चल रही थी? ठंडी, है ना, ठंडी हवाएं। नन्हे नन्हे फूलों से आंगन की नन्हे नन्हे फूलों से आंगन की रंगोली बनाई गई। किससे बनाई गई? नन्हे नन्हे फूलों से। बच्चे रंग बिरंगे फूल बाग से तोड़कर लाए। फूल कैसे थे? इनकी क्या खासियत थी? ये रंग बिरंगे थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल की जो मुख्य भाषा है मलयालम है। इस शब्द को उलटकर पढ़ें तो भी ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा, है ना। मालामल, या की मदरैया, लामलम, है ना, मलयालम। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे और पीछे से पढ़ेंगे तो वो एक से पढ़े जाएंगे। जैसे कि आपको लिखना है कड़क, इसको यहाँ से भी पढ़ोगे कड़क पढ़ा जाएगा। मदम, मदम को यहाँ से पढ़ोगे कड़क पढ़ा जाएगा। रबड़ को रबड़ पढ़ा जाएगा। नमन, नयन, है ना। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिन्हें सीधा और उल्टा पढ़ोगे आप, इन्हें वो एक ही पढ़े जाएंगे। आगे है, इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिससे ये भाव निकलता है कि त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। तो देखो, आपको दोबारा पाठ को पढ़ना है और उससे फाइंड करना है कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं
जिनसे ये पता चलता है कि त्यौहार मिलजुल कर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि त्यौहार मिलजुल कर बनाए जाने की पंक्तियाँ। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से पर्व को मनाते हैं। पहली पंक्ति, हर कोई मिलकर ओणम का त्यौहार मनाता है। तीसरी पंक्ति, सभी लोग ओणम बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, है ना। तो तीनों ही पंक्तियाँ आ गई। आगे है, आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है ना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वन महोत्सव को आयोजित करने की आपकी कक्षा को। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी सहपाठी यानी कि क्लासमेट मिलकर योजना बनाएंगे, वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। तो आप इस आंसर को लिख सकते हो कि वन महोत्सव आयोजन योजना क्या क्या करेंगे सभी सहपाठी मिलकर। सभी सहपाठी मिलकर स्कूल में पौधा यानी कि पौधारोपण अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे पौधों को स्कूल के परिसर में लगाया जाएगा। पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। पोस्टर बनाकर वृक्षारोपण का महत्व बताया जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आपको आमंत्रण पत्र तैयार करना है कि आप अभिभावकों को किस तरीके से आमंत्रित करोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आमंत्रण पत्र। प्रिय अभिभावकगण, नमस्ते। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी मिलकर पेड़ पौधों और प्रकृति से प्रेम करना सीखेंगे। आपका विद्यालय में स्वागत है। कृपया इस कार्यक्रम में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, है ना, स्थान भी लिखेंगे। फिर लिखेंगे लास्ट में, आइए मिलकर वृक्षारोपण करें और प्रकृति को संवारें। सादर प्रधाना अध्यापक, और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट के अंदर विद्यालय का नाम। अब यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए स्थान पर पूक्कलम रंगोली बनाएं यानी कि फूलों की रंगोली बनाएं। तो आप इस एक्टिविटी को खुद कर सकते हैं। आगे है, आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सव में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो मैं अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में कई प्रकार से योगदान देता हूँ। मैं सजावट में मदद करता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हर काम उत्साहपूर्वक करता हूँ ताकि कार्यक्रम सफल रहे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैप है और मैप का ये पार्ट दिया गया है ना। तो इसे यहाँ पर एक्सपेंड करके खोलकर दिखाया गया है। तो आपको केरल के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, भाषा के बारे में, कपड़ों के बारे में, फसलों के बारे में, राजधानी के बारे में, त्यौहार और इसके सीमांत प्रदेशों के बारे के अंदर लिखना है। तो किस तरीके से लिखोगे। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यहाँ का, कथकली और मोहिनी अट्टम है। भाषा मलयालम है केरल की। परिधान, पुरुष मुंडू पहनते हैं, महिलाएं कस्बू साड़ी पहनती हैं। मुख्य फसल यहाँ की धान, नारियल और रबड़ है। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। त्यौहार यहाँ के ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम है। सीमांत प्रदेश यहाँ से लगे हुए प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप समुद्र से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते ही उन्हें 3 पग भूमि देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी के शारीरिक रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं, जो कि ये बात सही नहीं है। अब कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उसकी सूची बनाइए जो कि अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। जैसे कि यहाँ लिखोगे कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद बड़ी उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों की सूची है। स्टीफन हॉकिंग प्रसिद्ध भौगोलिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री हैं, ALS रोग से ग्रसित थे। हेलेन किलर दृष्टिहीन और श्रवण बाधित होते हुए भी शिक्षा और समाज सेवा में इन्होंने योगदान दिया। सुधा चंद्रन कृत्रिम पैर के सहारे प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध नृत्यांगना की। निक वुजिकिक बिना हाथ पैर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये निक वुजिकिक।